मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। कल युद्ध शुरू हो चुका था। युद्ध में तेजी आई। भारत की कोई भी सैनिक तैयारी नहीं थी। सैनिकों को बिना अस्त्र शस्त्र के या कम अस्त्र शस्त्र के और बिना वास्तविक परिधान की, वास्तविक परिधान मतलब बहुत ठंड, उस इलाके में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ठंड से किस प्रकार से सैनिक मुकाबला करेंगे, कोई उनको विशेष परिधान नहीं दिए गए। और ऐसी स्थिति में सैनिकों को युद्ध के लिए रण क्षेत्र में भेज दिया गया। युद्ध शुरू हो जाने के 4 दिन के बाद 24 अक्टूबर को चीन ने भारत के पास प्रस्ताव भेजा कि भारत वर्तमान स्थिति में जहां पर है वहां से 20 किलोमीटर पीछे हट जाए। जब भारत 20 किलोमीटर पीछे हट जाएगा तब चीन भी पीछे हट जाएगा और फिर दोनों देश सीमा समस्या पर बात करें। देखिए, चतुराई देखिए, कुटिलता देखिएगा। चीन भारत की सीमा में प्रवेश कर चुका है, हजारों वर्ग मील क्षेत्र को अपने कब्जे में ले चुका है और उसके बाद भी चीन कहता है कि भारत उस स्थिति में और 20 किलोमीटर पीछे हट जाए और चीन उस स्थिति में 20 किलोमीटर पीछे हट जाए, मतलब हम और पीछे हट जाए और चीन हमारी भूमि पर कब्जा बनाकर रखे। इसके एवज में भारत ने अपना प्रस्ताव भेजा। भारत ने यह कहा कि चीन मैकमोहन रेखा को स्वीकार करे, पूरब, मध्य और पश्चिम तीनों क्षेत्र में मैकमोहन रेखा को स्वीकार करे और फिर दोनों देश आपस में मिलकर के बात करें। चीन का प्रस्ताव भारत ने अस्वीकार कर दिया, भारत के प्रस्ताव को चीन ने मना कर दिया। युद्ध में तेजी आई, भारत की सेना लगातार पीछे हटती गई। ऐसे 50 जगहों पर सैनिकों को बिना लड़े वापस आने के लिए कहा गया। भारत की सेना को पराक्रम दिखाने का अवसर ही नहीं दिया गया। इसके बाद मेनन को त्याग पत्र देना पड़ा। यहां पर एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। डॉक्टर राधाकृष्णन उसमें राष्ट्रपति थे। जब भारत की सेना हर स्थान पर हारने लगी तब डॉक्टर राधाकृष्णन को सूचना मिली। उन्होंने 6 नवंबर को पंडित नेहरू को बुलाया और कहा कि मैं लद्दाख जाना चाहता हूं, मेरे लिए तत्काल व्यवस्था करो। भारत में संसदीय व्यवस्था है, संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। कहीं भी जाएगा राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री की सहमति से जाएगा। पंडित नेहरू ने मना कर दिया, नो, विनम्रतापूर्वक मना कर दिया, क्योंकि लद्दाख में युद्ध चल रहा है, आप कैसे जाएंगे? और कल को यदि ऊंचा नीचा हो गया तो मैं जनता को, देश को जवाब नहीं दे पाऊंगा। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, मेरे लिए तत्काल व्यवस्था करिए, मैं अभी तत्काल लद्दाख जाऊंगा। आखिरकार पंडित नेहरू को मानना पड़ा। डॉक्टर राधाकृष्णन लद्दाख गए, युद्ध क्षेत्र में गए। तो प्रोटोकॉल यह है कि राष्ट्रपति जहां भी जाएगा प्रधानमंत्री उसको सी ऑफ करने जाता है, एरोड्रोम, और जब राष्ट्रपति वापस आता है तो फिर उसको रिसीव करने जाता है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन गए, 2 घंटे जाने में, आधा घंटा रुके, 2 घंटे फिर वापस आने में। पंडित नेहरू को सूचना दी गई डॉक्टर राधाकृष्णन आ रहे हैं, 4.5 घंटा, 4.25 घंटा के आसपास। तो पंडित नेहरू ने सोचा कि ये 2 घंटे उनको जाने में लगे, 2 घंटे आने में लगे, आधा पौन घंटा में इन्होंने क्या कर दिया और क्यों गए थे वहां पर? खैर गए, डॉक्टर राधाकृष्णन विमान से उतरे, दोनों एक ही कार में बैठ करके राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे।
इस रास्ते में डॉक्टर राधाकृष्णन ने पंडित नेहरू को एक लाइन में बात समझा दिया कि जितनी जल्दी हो सके या तत्काल कृष्ण मेनन से त्याग पत्र लो, क्योंकि कृष्ण मेनन के बारे में सेना में प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक सैनिक के मन में एक असंतोष है। और तब फिर पंडित नेहरू को न चाहते हुए भी कृष्ण मेनन को त्याग पत्र देने के लिए कहा गया। तो कृष्ण मेनन ने 7 तारीख को त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद हुआ ये कि जिस मौके का फायदा उठा करके चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, वह अवसर खत्म हो गया, क्योंकि क्यूबा में अमेरिका और सोवियत संघ टकराने वाले थे। और इसी तनातनी के अवसर पर कि महाशक्तियां तो उधर व्यस्त हैं, इधर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, यह सोचकर कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। और हुआ ये कि उधर क्यूबा का संकट टल गया, और क्यूबा का संकट टलते ही पंडित नेहरू ने कैनेडी से बात की। कैनेडी उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कैनेडी ने तत्काल अपनी सेना को आदेश दिया कि सैनिक सामग्री युद्ध आधार पर तत्काल भारत को सहायता प्रदान की जाए। और आप विश्वास करेंगे 90 घंटे के अंदर अमेरिका से 1000 टन युद्धक सामग्री अमेरिका ने पहुंचा दिया था। और अमेरिका की देखा देखी कनाडा और इंग्लैंड ने भी भारत को सैनिक सहायता, सैनिक शस्त्रास्त्रों की सहायता प्रदान करनी शुरू की। जब भारत को विदेशों से सहायता प्राप्त होने लगी, तब चीन ने एक पक्षीय युद्ध विराम करने की घोषणा की। वह तारीख थी 21 नवंबर। क्यूबा संकट टला, पश्चिमी देशों से भारत को सहायता मिली, और पश्चिमी देशों से सहायता मिलने के बाद चीन ने समझा कि अब भारत को परास्त करना कठिन हो जाएगा, अभी भारत हार रहा है, हो सकता है बाजी पलट जाए। तो उसने एक पक्षीय युद्ध विराम करने की घोषणा की। इसके बाद युद्ध विराम हुआ, भारत ने भी युद्ध विराम को स्वीकार किया। इसका युद्ध का कारण क्या था? ये युद्ध विराम का कारण क्या था? चीन ने युद्ध विराम क्यों किया? सबसे पहला था उद्देश्य पूरा हो गया। 2 उद्देश्य, एक भारत की प्रतिष्ठा को गिराना, दूसरा पंडित नेहरू की प्रतिष्ठा को गिराना, क्योंकि उस जमाने में गुट निरपेक्षता की नीति के कारण भारत पूरी दुनिया के विकासशील देशों का सिरमौर बना हुआ था। इस युद्ध में चीन ने भारत को परास्त करके दुनिया को दिखा दिया कि गुट निरपेक्षता की नीति बेकार है, भारत बेकार है, आओ हमारे साम्यवादी गुट में सम्मिलित हो जाओ। पंडित नेहरू की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाना, उसका उद्देश्य पूरा हो गया, क्योंकि इस घटना ने पंडित नेहरू को पूरा हिलाकर रख दिया। और इसी सदमे में आगे चल करके उनको पैरालिसिस अटैक हुआ और 1964 में उनकी मृत्यु हुई। और दूसरा, उसका क्षेत्रीय उद्देश्य भी थोड़ा सा पूरा हो गया। 50,000 वर्ग मील पर उसका दावा था। हजारों वर्ग मील का क्षेत्र पहले से कब्जा कर चुका था, और कुल मिलाकर इस युद्ध के बाद उसके पास भारत का 14,500 वर्ग मील का क्षेत्र उसके कब्जे में आ गया। उसके बाद पश्चिमी सहायता मिली, चीन थोड़ा सा घबरा गया। चीन ने सोचा था कि भारत को किसी भी पश्चिमी देश से सहायता नहीं मिलेगी, क्योंकि पश्चिमी देशों के विरुद्ध तो वो गुट निरपेक्षता की नीति को अपना रहा है, तो भला पश्चिमी देश कैसे करके उसको सहायता करेंगे। लेकिन पश्चिमी देशों से सहायता मिलनी जैसे शुरू हुई, चीन ने सोचा कि कहीं हमारी जीत हार में न बदल जाए। उसने एक पक्षी युद्ध विराम करने की घोषणा की। फिर आगे जहां तक चीन की सेना पहुंच चुकी थी, उसके आगे मैदानी क्षेत्र था। मैदानी क्षेत्र में लड़ने के लिए भारत की सेना बिल्कुल माहिर थी, और यदि मैदानी क्षेत्र में चीन की सेना आती तो फिर चीन की सेना परास्त हो सकती थी। इसके अलावा सोवियत नीति में परिवर्तन, एक मजे की बात हुई। क्यूबा में जब सोवियत संघ हट गया, युद्ध नहीं हो पाया,
अमेरिका और सोवियत संघ ने समझदारी से काम लिया, तब चीन ने सोवियत संघ की कटु आलोचना की। कहा सोवियत संघ कायर है, डरपोक है, अमेरिका से डर गया, इसलिए वो युद्ध बिना के वापस लौट गया। इस घटना ने चीन और सोवियत संघ के बीच मतभेद शुरू किए और आगे चल करके एक दो बार दोनों देशों के बीच मुठभेड़ भी हुआ था सीमा को लेकर के। देखिए, सोवियत संघ का भी चीन के साथ सीमा विवाद था। तो इस घटना ने सोवियत संघ और चीन के बीच मतभेद उत्पन्न कर दिया और फिर परिणाम यह हुआ कि सोवियत नीति में परिवर्तन हुआ। सोवियत नीति में जब चीन ने रूस सोवियत संघ की आलोचना करने शुरू की, तब सोवियत संघ की नीति में भी चीन के प्रति परिवर्तन हुआ। वह चीन का विरोध करने लगा और युद्ध विराम का एक यह भी कारण था कि चीन स्वयं को शांतिवादी देश घोषित करना चाहता था और पूरा आरोप उसने युद्ध का भारत पर लगा दिया। यह था युद्ध विराम करने का कारण। इसके बाद पराजय का कारण। भारत न केवल हारा, अपितु बुरी तरह से हारा। इस पराजय का कारण क्या था? पहली बात, गलत राजनीतिक अनुमान। गलत राजनीतिक अनुमान। पंडित नेहरू हमेशा इस बात के लिए सशंकित थे कि पाकिस्तान कभी भी भारत पर आक्रमण कर सकता है, लेकिन चीन के बारे में वो कभी भी नहीं सोच सके थे, कभी भी नहीं। यह संभव है कि भारत के गुप्तचरों ने, सैनिकों ने पंडित नेहरू को सूचित किया हो कि चीन से सतर्क रहिए, चीन कभी भी भारत पर आक्रमण कर सकता है, लगातार वह भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रहा है, तैयारी कर लीजिए। लेकिन पंडित नेहरू गुप्तचरों की, सेना की इस प्रकार की जानकारी को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं थे। यह भी संभव है कि जब उनको इस प्रकार की सूचना दी गई, पंडित नेहरू ने झिड़क दिया होगा उन अधिकारियों को, और फिर अधिकारियों ने भी समझ लिया कि पंडित नेहरू को बताने का अब कोई फायदा नहीं। वो पंडित नेहरू की बातों में यस सर बोलने लगे। तो पंडित नेहरू को किसी भी रूप में इस बात की शंका नहीं थी कि चीन हम पर आक्रमण कर सकता है। उनको लगता था कि चीन हम पर कभी भी आक्रमण नहीं करेगा। तो पंडित नेहरू का यह अनुमान पूरी तरह से गलत था। यह तो वैसे ही हुआ कि कबूतर न, मान लीजिए बिल्ली को देख लिया तो कबूतर क्या करता, आंख बंद कर देता है। इसका मतलब हमने बिल्ली को नहीं देखा, हम सुरक्षित हैं। और जब तक उसकी आंखें खुलती हैं वह बिल्ली के जबड़े में रहता है। ये वैसे ही बात पंडित नेहरू पर कही जा सकती है। दूसरा, तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण का मतलब क्या है? मान लीजिए आपने किसी को कोई बात कही, मान लीजिए आप किसी को संतुष्ट करना चाहते हैं, असंतुष्ट करना नहीं चाहते, तो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करते जाइए। जैसे जैसे आप उसकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे वैसे वैसे उसकी और आकांक्षाएं बढ़ते जाएंगी। जिसको कहते हैं तुष्टीकरण की नीति। और मांगने वाला कभी भी नहीं थकता, देने वाला भले ही थक जाए। इसी प्रकार से चीन के प्रति भारत की नीति शुरू से ही तुष्टीकरण की नीति रही है। जब उसने तिब्बत पर कब्जा किया, जब भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ, उस समय से तुष्टीकरण की नीति शुरू हो गई थी। पूरे भारत में एक व्यक्ति था जो पंचशील समझौते की कटु आलोचना कर रहा था, और वे थे जे.बी. कृपलानी, आचार्य जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी ने क्या कहा था? आज चीन ने एक बफर राज्य का अंत कर दिया। बफर राज्य मतलब मध्यवर्ती राज्य। मध्यवर्ती राज्य कौन? तिब्बत। और भारत और चीन के बीच मध्यवर्ती राज्य था बफर, मध्यवर्ती राज्य था तिब्बत।
तो कृपलानी कहते हैं जब तिब्बत का चीनीकरण हो गया, जब तिब्बत पर पूरी तरह से चीन काबिज हो गया और भारत चुपचाप देखता रहा, तो आचार्य देवरानी जेबी कृपलानी कहते हैं आज चीन ने बफर राज्य का अंत कर दिया। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यह माना जाता है कि यदि कोई राष्ट्र बफर राज्य को समाप्त कर देता है तो इसका मतलब यह है कि उसका अपने पड़ोसी के बारे में इरादे नेक नहीं है। और जब पंचशील समझौता हुआ उस समय भी जेबी कृपलानी ने आलोचना करते हुए कहा था यह पंचशील समझौता दुनिया के एक बहुत पुराने धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र के विनाश पर हमारी स्वीकृति पाने के लिए प्रचारित किया गया है। कौन सा राष्ट्र? तिब्बत। तिब्बत के विनाश पर हमारी स्वीकृति पाने के लिए प्रचारित किया गया है। क्यों? क्योंकि पंचशील में एक सिद्धांत है आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप। चीन ने बोल दिया तिब्बत का मामला मेरा आंतरिक मामला है, खबरदार एक शब्द भी मत बोलना। यहां तक कि दलाई लामा ने यूनाइटेड नेशंस के महासचिव को भी पत्र लिखा था। यूनाइटेड नेशंस में कोई चर्चा ही नहीं हुई। पंडित नेहरू चाहते तो इस विषय को यूनाइटेड नेशंस में रख सकते थे, चर्चा के लिए वहां पर प्रस्तुत हो सकते थे, लेकिन पंडित नेहरू ने जानबूझ करके या किसी भी प्रकार से इस विषय को वहां पर प्रस्तुत ही नहीं किया। तो जब चीन ने गलत नक्शे के प्रकाशन से इसकी शुरुआत की थी, आगे चल करके तिब्बत का चीनीकरण हुआ, तिब्बत को पूरी तरह से अपने क्षेत्र में मिला लिया। पंडित नेहरू केवल एक बार बात करके संतुष्ट हो गए कि चीन मान गया है। यदि तब से हम चीन को टक्कर देने की कोशिश करते तो चीन के हाथों पराजित नहीं होते। जब मामला कूटनीतिक दांव पेच से बढ़ करके सशस्त्र संघर्ष के रूप में परिवर्तित हो गया तो 1962 का यह युद्ध खौफनाक राष्ट्रीय शर्म के रूप में हमारे सामने आया। गणेश मंत्री का कहना है ये राष्ट्रीय शर्म का वर्ष बनकर रह गया। फिर सेना के प्रति दृष्टिकोण, बहुत मजे की बात पुष्पेश पंत ने कही। सेना के प्रति भारत के लोगों का दृष्टिकोण क्या था? भारत का कहना था कि जिस साबरमती के संत ने बिना खड्ग बिना ढाल हमको आजादी दे दी, वहां पर हमें सेना की आवश्यकता ही क्या है? तो सेना की आवश्यकता ही नहीं है। हम अहिंसा के साधनों से पूरी दुनिया का विरोध कर सकते हैं, अन्याय का विरोध कर सकते हैं और न्याय का समर्थन कर सकते हैं। जहां पर सेना के प्रति यह दृष्टिकोण होगा, सोच लीजिए सैनिक किन परिस्थितियों में किस वातावरण में काम करते होंगे। तो सेना के प्रति हमारा शुरू से ही दृष्टिकोण ठीक नहीं था। खादी और खाकी, खाकी मतलब सेना और खादी मतलब राजनीति। तो खादी और खाकी में कोई समानता नहीं। परिणाम यह हुआ कि सेना को हिकारत की दृष्टि से देखा जाने लगा। हमने तो गाना भी बनाया ना, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी आजादी तूने खड्ग बिना ढाल। एक सैन्य उत्पादन की उपेक्षा, इधर चीन लगातार बढ़ते जा रहा है और भारत का रक्षा मंत्रालय जहां पर हमको अस्त्र शस्त्र उत्पादन करने के गोला बारूद बनाना था, वहां पर उसने ट्रैक्टर और बच्चों का खिलौना बनाना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। फिर आगे सेना में राजनीति। कृष्ण मेनन योग्य व्यक्ति थे, बहुत कुशल कूटनीतिज्ञ थे,
1957 के जनवरी महीने में उन्होंने कश्मीर समस्या पर सिक्योरिटी काउंसिल में 7 घंटे 54 मिनट तक भाषण दिया था, या 7 घंटे से ज्यादा भाषण दिया था केवल कश्मीर समस्या पर। लेकिन कूटनीति सेना में नहीं होनी चाहिए। D.R. मानकेकर अपनी पुस्तक 1962 के अपराधी कौन में लिखते हैं कि कृष्ण मेनन रात को 12 बजे 1 बजे सेनाध्यक्षों को बुला लेते थे। सेनाध्यक्ष वेटिंग रूम में वेट करते रहते थे। 1.5-2 घंटे के बाद आते थे वेटिंग रूम में और बोलते थे कि बहुत टाइम हो गया, कल बात करेंगे। ये स्थिति थी उनकी, कृष्ण मेनन की। कृष्ण मेनन कभी भी यदि बात करते थे सैनिकों से, सेना से बात करते थे, तो सेना के उच्च अधिकारी से नहीं, एक साधारण से जवान से बात करते थे। एक प्रोटोकॉल के विपरीत था। यदि एक सामान्य जवान से रक्षा मंत्री बात कर रहा है और उस अधिकारी से, उस कमांडिंग ऑफिसर को उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है, तो कमांडर ऑफिसर के मन में एक असंतोष होगा। तो सेना में कूटनीति, योग्य व्यक्ति को किनारे कर दिया, अयोग्य व्यक्ति को सामने कर दिया। तो कृष्ण मेनन ने सेना में कूटनीति ला करके बहुत गलत काम किया। उनमें योग्यता थी, कूटनीतिज्ञ थे, लेकिन सेना में कूटनीति नहीं होनी चाहिए। विदेश मंत्रालय का काम है कूटनीति करना, रक्षा मंत्री का काम नहीं है, वो भी अपनी सेना के साथ नेवर। फिर कुशल नेतृत्व का अभाव। जनरल थापर को वहां पर भेजा गया। पहले जनरल थापर को उन क्षेत्रों का, नेफा के क्षेत्रों का नाम भी नहीं मालूम था। सैनिक चौकियों का कोई अता पता उनको मालूम नहीं था। ऐसे व्यक्ति को वहां पर भेजा गया। उसके बाद जब असफलता में मिलनी थी, लेफ्टिनेंट जनरल B.M. कौल को भेजा गया। उनको भी उस पूरे एरिया का कोई नॉलेज नहीं था। और जैसे B.M. कौल उस इलाके में पहुंचे, नेफा में, पूर्वी क्षेत्र में, बीमार पड़ गए। जब बीमार पड़ गया कोई व्यक्ति, सेना का सबसे बड़ा अधिकारी बीमार पड़ गया, तो कमांडिंग कौन करेगा? सेना को आदेश कौन देगा? उनका नेतृत्व कौन करेगा? तो ये कुशल नेतृत्व का अभाव था और इस कारण से भी भारत की सेना परास्त हुई। फिर शस्त्रास्त्रों की कमी। जहां पर गोला बारूद बनाए जाने वाले हैं, वहां पर यदि आप ट्रैक्टर बनाएंगे, खिलौना बनाएंगे, तो शस्त्रास्त्रों की कमी तो होगी ही। और मजे की बात यह है कि कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री और देसाई, मोरारजी देसाई वित्त मंत्री, दोनों के बीच बनती नहीं थी। जब कभी भी कृष्ण मेनन पैसे की मांग करते थे वित्त मंत्रालय से, वित्त मंत्री से, तो मोरारजी देसाई मना कर देते थे कि पैसा नहीं है। और वो उसमें धारणा यह थी कि यदि हम अस्त्र शस्त्र का उत्पादन करेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। इसी में मारे गए पंडित नेहरू। दुनिया वाले क्या कहेंगे, विश्व शांति का ढींगरा पीटते हो, उधर अस्त्र शस्त्र बना रहे हो। जहां पर यह दृष्टिकोण होगा, आप देश की रक्षा कैसे करेंगे? देश की रक्षा ऐसे नहीं की जा सकती। देश की रक्षा के लिए सेना का सुदृढ़ होना आवश्यक है। न केवल सुदृढ़, अपितु उनको सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र की आपूर्ति समय पर होनी चाहिए। और ये चीज भारत में बिल्कुल खत्म हो गया था। और फिर सेना को गलत आदेश। 13 अक्टूबर 1962 का पंडित नेहरू का स्टेटमेंट कि हमने सेना को आदेश दे दिया है कि वो नेफा से चीनियों को मार भगाए। B.M. कौल कहते हैं, कहीं पंडित नेहरू का यह आदेश युद्ध को जल्दी तो नहीं कर दिया, बिल्कुल जल्दी किया। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस किसी भी व्यक्ति को नेफा या पूर्वी क्षेत्र में सेना की स्थिति का थोड़ा सा भी भान होता, वह कदापि अपने सेना को ऐसे आदेश नहीं दे सकता था।
और पंडित नेहरू ने किया। परिणाम स्वरूप युद्ध जो और आगे टल सकता था, युद्ध जल्दी हो गया। मतलब भारत पूरी तरह से परास्त हुआ। पंडित नेहरू की प्रतिष्ठा गई, भारत की प्रतिष्ठा गई, गुटनिरपेक्षता का खोखलापन भी सामने आ गया। इस पूरे प्रकरण में किसी भी देश ने भारत का खुलकर समर्थन करते हुए सामने नहीं आया। एक मलेशिया आया था, छोटा सा देश। और मलेशिया के मजे की बात यह है कि जिस फ्रांस का यह उपनिवेश था मलेशिया, जब फ्रांस के विरुद्ध मलेशिया की जनता स्वतंत्रता संग्राम करने लगी, तो मलेशिया के विमानों तो फ्रांस के विमानों को भारत में उतरने की इजाजत दी गई और वही विमान में सैनिक बैठ करके मलेशिया तक अगले पड़ाव के रूप में गए थे और उसे मलेशिया ने भारत का समर्थन करने के लिए आवाज उठाया था। अब देखें परिणाम, इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम यह निकला कि भारत की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा, विदेश नीति का खोखलापन बिल्कुल सामने आया। पंडित नेहरू ने इस चीज को एडमिट किया, कन्फेस किया कि हम अपने ही बनाए गए बनावटी स्वप्न लोक में रह रहे थे और यथार्थ से बहुत काफी दूर जा रहे थे। अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति की राजनीति है। पहले शक्ति संपन्न होइए, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आपको भाग लेने का मौका मिलेगा। एक कमजोर राष्ट्र कभी भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भाग नहीं ले सकता। इसलिए भाग नहीं ले सकता कि उसके बातों का वजन ही नहीं होगा। आज अमेरिका, चीन, रूस, अब भारत भी होने लगा है। इनके बातों का वजन क्यों है? क्योंकि इनके पास अस्त्र शस्त्र हैं, परमाणुविक अस्त्र शस्त्र हैं, इसलिए इनकी बातों में दम है। शक्ति की राजनीति, शक्ति सर्वोपरि। और युद्ध जहां पर शुरू होता है वहां पर नैतिकता, सिद्धांत, आदर्श, ये तमाम चीजें, नियम, कानून, तमाम चीजें किनारे हो जाती हैं। शुद्ध सैनिक शक्ति सामने आती है। और युद्ध है मतलब युद्ध किसी भी हालत में जीतना चाहिए। जीतने वाला सर्वोपरि हो जाता है। हारने वाला 50 प्रकार से भी वह अच्छा काम भी करे तो उसकी अच्छाई की गणना नहीं होती। सोचिए कि जर्मनी ने पूरे युद्ध में जितने लोगों को मारा है, युद्ध में जितने सैनिकों की हत्याएं की, अकेले अमेरिका ने परमाणु बम गिरा करके एक दिन में जापान की उससे ज्यादा लोगों की हत्या की। लेकिन अमेरिका जीता, इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ बना रहा। जर्मनी परास्त हुआ, इसलिए उसको समाप्त कर दिया गया, मतलब उसका पूरा अपमानित करके उसको बिठा दिया गया। तो युद्ध में विजय हर प्रकार से सर्वोपरि मानी जाती है। फिर नेहरू की प्रतिष्ठा को धक्का। नेहरू के समान 1959, 60, 61, 62 तक दुनिया में कोई उस स्तर का नेता नहीं था। पंडित नेहरू की आवाज को पूरे ध्यान से सुना जाता था। उनकी प्रतिष्ठा पूरी खत्म हो गई कि जो व्यक्ति अपने देश की रक्षा नहीं कर सकता उसकी बातों का वजन क्या होगा। तीसरी चीज, सोवियत चीन में मतभेद उत्पन्न हो गए। इस घटना के बाद सोवियत संघ और चीन के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। चीन ज्यादा उग्रवादी हो गया, सोवियत संघ उदारवादी नीति को मानने लगा। इसके बाद चीन पाक मैत्री, क्योंकि पाकिस्तान भारत से दुश्मनी कर रहा था, इसलिए दुश्मन का दुश्मन दोनों के बीच दोस्ती हुई और यह दोस्ती अभी भी चली आ रही है। और पाकिस्तान अभी भी समझ नहीं सका है कि चीन फोकट में पाकिस्तान से दोस्ती नहीं कर रहा है। कठिन संकट के अवसर पर चीन ने भी पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया था और पाकिस्तान अभी भी समझ नहीं रहा है। जब पूरे पाकिस्तान को चीन कैप्चर कर लेगा तब पाकिस्तान को पता चलेगा
फिर विदेश नीति का खोखलापन सामने आ गया। उसके बाद यहां पर शांति, इसके पहले थोड़ी सी चर्चा हुई थी, अभी रिपीट करता हूं। पंडित नेहरू शांति का बोझा अपने सिर में लेकर चलते थे, विश्व शांति का बोझा, कि हम हथियार नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि विश्व शांति के समर्थक है। और इसी सिद्धांत ने पंडित नेहरू को तोड़ा। पंडित नेहरू की मृत्यु हुई, शास्त्री जी आए तो उन्होंने देखा एक बोझा किनारे रखा हुआ है। शास्त्री जी ने पूछा ये कौन सा बोझा है? तो अधिकारी ने कहा श्री विश्व शांति का बोझा है, इसे पंडित नेहरू हमेशा अपने सिर में लेकर घूमते थे। शास्त्री जी ने कहा इस बोझा को थोड़ा किनारे रख दो। यदि हम विश्व शांति का समर्थन करते हैं तो विश्व शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी अकेली हमारी नहीं है, दुनिया के सब देशों की है। लेकिन हमारे लिए सबसे पहले अपने देश की रक्षा करना है। खैर, शास्त्री जी को ज्यादा समय नहीं मिला। शास्त्री जी के पास श्रीमती इंदिरा गांधी आई। उन्होंने अपने चैम्बर को थोड़ा सा निरीक्षण किया। एक बोझा किनारे पर रखा हुआ है। उन्होंने पूछा ये क्या है? विश्व शांति का बोझा है। श्रीमती गांधी ने उस बोझे को ऐसा किक मारा कि वो फिर नहीं दिखा। विश्व शांति के दिमाग में रह गया, बोलने के लिए रह गया, लेकिन वास्तविक रूप में हमने अपनी सैनिक तैयारी शुरू कर दी। तो प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा। इसके बाद खोखलापन सामने आ गया और अब गुट निरपेक्षता की नीति को व्यावहारिक दृष्टि से अच्छा बनाए जाने का प्रयास आने वाले प्रधानमंत्रियों ने किया। परिणाम स्वरूप 1965 के पाकिस्तान के साथ युद्ध में हम विजयी हुए और आगे चल करके फिर से 1971 में जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ उसमें भी हम विजयी रहे। यदि पंडित नेहरू का समय होता तो इन दोनों युद्धों में भी हम परास्त होते। तो अब भारत की विदेश नीति शक्ति पर आधारित हो गई। युद्ध समाप्ति के 1-2 महीने के बाद कोलंबो में भारत के कुछ मित्र देशों का एक सम्मेलन हुआ। इसमें श्रीलंका, बर्मा मतलब म्यांमार, कंबोडिया मतलब कंपूचिया, घाना और मिस्र ने भाग लिया। इस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित हुआ कि बहुत चिंतित हो गए थे हमारे जो मित्र राष्ट्र थे, बहुत चिंतित हो गए थे, तो उन्होंने मिलकर के प्रस्ताव तैयार किया और उस प्रस्ताव को उन्होंने चीन के पास भेजा, भारत को भेजा। भारत ने स्वीकार कर लिया। कोलंबो प्रस्ताव में कहा गया था कि वस्तुतः वर्तमान नियंत्रण रेखा मतलब कि चीन जहां पर है के आधार पर समाधान होगा। देख लीजिए, चीन के पक्ष में यह प्रस्ताव था। वर्तमान नियंत्रण रेखा मतलब जहां पर चीन ने युद्ध विराम किया था वही उसका नियंत्रण रेखा हो गया। उसके आधार पर समस्या का समाधान करेंगे। फिर पश्चिम में चीन 20 किलोमीटर पीछे हट जाए, पश्चिम मतलब लद्दाख के क्षेत्र में चीन पीछे हट जाए, थोड़ा सा 20 किलोमीटर पीछे। भारत यथा स्थिति बनाए रखे। फिर पूर्व में वास्तविक नियंत्रण रेखा को युद्ध विराम रेखा माना जाए। वास्तविक नियंत्रण रेखा वहां पर जिस रेखा पर, जिस लाइन पर चीन ने युद्ध विराम करने की घोषणा की उसको युद्ध विराम रेखा को ही वास्तविक नियंत्रण रेखा माना जाए। और फिर ये जब चीजें हो जाए तो फिर वार्ता का आधार बनेगा और दोनों देश फिर अपनी सीमा संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए परस्पर वार्ता करेंगे। भारत स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, चीन को मनाइए। चीन ने शुरू में इसको स्वीकार किया, बाद में उस प्रस्ताव को उसने अस्वीकार कर दिया। यह था भारत चीन युद्ध का मूल तत्व। भारत की प्रतिष्ठा पूरी गिरी। पंडित नेहरू की मृत्यु हुई 1964 में। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए। लाल बहादुर शास्त्री के समय में एक जबरदस्त घटना घटी थी, वह थी भारत पाकिस्तान युद्ध 22 सितंबर 1965। इसकी चर्चा अगले व्याख्यान में होगी। आपको धन्यवाद।